स्टूडेंट आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट चैप्टर वन जहां तक चैप्टर वन का तल्लक है तो इसमें जो अभी इस वाले लेक्चर में मैं कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। तो होपफुली सुबह या काफ़ी ज़्यादा जो सुबह आपका एक पेपर है उसमें काफ़ी हेल्प आउट होगा। तो वैसे तो मेरी आज कोशिश थी कि मैं ज़रा लाइव आके कुछ टाइम स्पेंड करूँ और चीज़ें बताऊँ, लेकिन बस टाइम आज लेट हो गया। क्लासेस थी मेरी, बाकी बच्चे जो मेरे पास यहाँ आते हैं उनके साथ तो नहीं कर सका। तो अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास क्या है कि ये जो समरी के पॉइंट है इनको अगर आप समझ लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपका यानी कि कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। बहुत सारी यानी कि ऑब्जेक्टिव में काफ़ी चीज़ें आपके यहाँ से आएंगी और उनको आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकोगे। तो ये प्रॉफिट तो आपको सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट तभी होता है कि कोई चीज़ बंदा 100 की लेके और उसे 100 से ऊपर बेचेगा तो वो तो प्रॉफिट होगा, और 100 की ली हुई चीज़ अगर आप 100 से कम में सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, लॉस होगा। परसेंटेज जो इनका निकालने का तरीका होता है यानी कि प्रॉफिट का ये प्रॉफिट परसेंट जो निकालना है या लास्ट की जो परसेंटेज निकालनी है, तो जो प्रॉफिट आपको हुआ है डिवाइड बाय जो टोटल कास्ट प्राइस थी मल्टीप्लाई बाय 100। यानी अगर आपने 100 की चीज़ ली 120 की बेच दी तो आपको 20 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपका 20% आ जाएगा प्रॉफिट। इसी तरह अगर 20 आपने लॉस किया है, 80 की बेची है, तो आप का जो लॉस है वो 20 रुपीज़ है। नीचे क्या आ जाएगा जी, 100 की कास्ट प्राइस है, तो उसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे सिंप्लीफाई तो आपके पास आ जाएगा। बाकी जो डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो क्या है कि मार्क प्राइस अगर फ़र्ज़ किया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई 100 यानी 500 लिखा हुआ है और उसमें जो बेचा गया है वो 600, सपोज हम कहते हैं कि एक आर्टिकल था जो 600 में उसकी मार्क प्राइस थी, उसमें से क्या हुआ कि 40% फ़र्ज़ किया कि 40 रुपीज़ डिस्काउंट था। तो आप जब उसको डिस्काउंट कितना होगा, सेल प्राइस उसकी कितनी, यानी टोटल कितने का 600 का है, 600 का है, सेल प्राइस उसकी 560 है, तो 40 रुपीज़ क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। परसेंटेज डिस्काउंट जो है निकालने का, कितना डिस्काउंट है डिवाइड बाय मार्क प्राइस कितनी है मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी 60 का कि एक 600 की चीज़ ली गई है और वो मार्क प्राइस उसमें 600 थी और उसको सेल किया गया है कितने में, 560 में। तो 40 जो है डिस्काउंट है तो 40 ऊपर आ जाएगा, 600 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास जो परसेंटेज है डिस्काउंट की वो आ जाएगी। उसके अलावा जो सर्विस चार्जेस होते हैं ना, जीएसटी जिसे कहते हैं, जनरल सेल टैक्स होता है। जनरल सेल्स टैक्स वो टैक्स होता है जो हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो हम जैसे आप किसी भी बड़े मॉल में जाते हो तो वहाँ पर आपसे साथ जीएसटी कुछ लिखा होगा, उसकी अमाउंट होगी। जैसे पहले पाकिस्तान में 17 थी, अब 18% हो गई है। तो टोटल जो आपने परचेज चीज़ें की हैं उसका आपको यानी कि 18% जीएसटी जनरल सेल टैक्स देना पड़ेगा जो हुकूमत को जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, लेती है। तो जनरल सेल टैक्स जो होता है वो एक जो चीज़ें वगैरह होते हैं हम ख़रीदते हैं उन पर होता है। परसेंटेज पॉइंट का क्या मतलब है? परसेंटेज पॉइंट का सिंपल सी बात है कि दो पॉइंट के दरमियान जो दो परसेंटेजेस के दरमियान जो डिफरेंस होते हैं वो क्या कहलाता है, परसेंटेज पॉइंट कहलाता है। जैसे फ़र्ज़ किया कि मैं यहाँ थोड़ी सी जगह पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है कि 70% एक वैल्यू है और दूसरी 80% है, तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 80% माइनस 70%, तो मेरे पास पीछे कितना बचेगा, 20%। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज पॉइंट हो जाएगा। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। अब चार्जेबल इनकम टोटल इनकम और रिलीफ ये है कि देखें एक बंदा 5 लाख कमाता है और उसमें यह है कि 4 लाख तक भाई कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एक बंदे ने 5 लाख रुपए कमाया, 4 लाख पे तो टैक्स लग ही नहीं रहा, यानी 4 लाख जो प्रॉफिट है उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, तो वो उसका 4 लाख रिलीफ में आ जाएगा। 4 लाख से ऊपर जो है कितनी अमाउंट आ गई, 1 लाख, क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख थी, 5 लाख से 4 लाख रिलीफ था तो 1 लाख बच गया, तो 1 लाख पे जो है वो टैक्स लगेगा। अब कमीशन देखिए, कमीशन जो होता है वो आमतौर पर ये जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं जो प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं, जब गाड़ियाँ वगैरह लेते हैं तो उस पर क्या है कि ये कमीशन लिया जाता है। यानी 1% या 2% क्या होता है, कमीशन होता है। कि एक बंदा कहता है कि भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी सेल करूँगा, वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल करेगा और उसका जो टोटल होगा ना उसमें से 2% अगर वो कमीशन लेता है तो टोटल का 2% जितना भी बनेगा वो उसकी अमाउंट यानी उसके पैसे होंगे उसको देने पड़ेंगे। तो
क्या होता है कि जो कमीशन पेमेंट होती है कि एजेंट रिसीव करते हैं, एजेंट का मतलब है कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, जैसे वो जैसे आपके पास एक कोई प्लाट है और वो बंदा आपके भी बंदा ढूंढता है और वो आपको सेल करके देता है, तो लाजमी बात है उसने भी अपनी कुछ एफर्ट्स ऐड की हैं, इसलिए वो अपने कमीशन लेगा। वो आप उसके साथ फिक्स कर सकते हैं, या आमतौर पर 1% होता है या 2% होता है, तो वो जो एजेंट होगा वो एज अ कमीशन लेगा, तो उसको क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। अब होता है नेक्स्ट आ जाती है जी ज़कात आ जाती है। देखिए ज़कात जो है ना वो क्या होता है, 7.5 तोले सोना अगर किसी बंदे के पास पड़ा है तो उसकी जो प्रेजेंट अमाउंट बनेगी उसका 2.5% जो है उसे ज़कात देनी पड़ेगी। या ये है कि सिल्वर यानी 52.5 तोला सिल्वर, चांदी जिसे कहते हैं, अब तो नहीं है, ये बहुत कम यूज़ होती है, पहले बहुत यूज़ होती थी जब गोल्ड की कमी होती थी। तो इन दोनों सूरतों में या इतने ही अमाउंट में कोई इतना एक बंदे के पास इतनी रकम पड़ी है जो 7.5 तोले कीमत जो सोने की प्राइस है, गोल्ड की प्राइस है, उसकी इक्वल है या उससे ज़्यादा है, या जो सिल्वर है उस ये जो इसका वेट है उसकी इक्वल है, उससे ज़्यादा है, तो फिर उसको पैसों पे भी ज़कात देनी पड़ेगी। तो ज़कात जो होता है वो मुस्लिम कम्युनिटी देती है, और ये उसकी जो टोटल मतलब जो वेल्थ है उसके अकॉर्डिंगली, और इसकी जो रेट होता है अब वो कितना होता है 1/2%, या से हम 2.5% भी लिखते हैं। तो 1/2 और 2.5% का एक ही मतलब होता है, ठीक है, यानी 2.5% या 1/2% जो होती है ये होती है। और ये ज़कात जो होती है ये कितने टाइम में देनी पड़ती है, ये सालाना यानी कि ईयरली होती है, कि आफ्टर एवरी ईयर्स यानी हर साल बाद हमें देनी पड़ती है। अब देखें स्टूडेंट, फिर आ जाते हैं जी अशर। अशर जो होता है आप मुस्लिम ये जो होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी होती है, ये अपनी एग्रीकल्चर एसेट्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर एसेट्स ये मुराद है कि जो भी कोई वो फसल बेचते हैं, कोई खेती बाड़ी करते हैं अपने, चाहे वो फल की शक्ल में हो, फ्रूट्स की शक्ल में हो, या कोई गंदम वगैरह या इस तरह की कोई किसी भी शक्ल में हो, तो वो जो कमाएगा उस पर उसे क्या करना पड़ेगा, अशर देना पड़ेगा। अब देखो अशर के अमाउंट, इसका मतलब है कि उसकी कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी। अब देखें ये चीज़ आपने समझनी है। देखिए स्टूडेंट, वो कितना होता है, या तो 5% होता है, या क्या होता है 10% होता है। तो उसमें हमारे पास क्या है कि 5% कब है और 10% कब है। देखें आपने या तो जो अशर है उसकी जो रेशो है वो कितनी है, 5% होती है या फिर 10% होती है। तो देखिए स्टूडेंट, 5% तब होती है जब बिरयानी ज़मीन नहीं होती, मतलब एक ऐसी ज़मीन होती है जिसमें उसने क्या किया होता है कि हल चलाया होता है, फिर उसके बाद ट्यूबवेल वगैरह से पानी दिया होता है, फर्टिलाइज़र यानी खाद वगैरह यूज़ किए होते हैं, तो लाजिम बात है उस पर उसकी कास्ट बढ़ जाती है, इसलिए उसको जो टोटल होगा उसका 5% देना पड़ेगा। जबकि ये जो 10% होती है ये इसमें होती है कि एक बंदे ने हल चलाया, कहीं से पानी यानी बारिशें वगैरह हुई हैं और उन बारिशों की वजह से फसल उग गई है, तो इसलिए इस सूरत में उसको फिर 10% देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उसका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ, ना तो उसको कोई पेट्रोल वगैरह यानी कि ट्यूबवेल वगैरह चलाने की उससे ज़रूरत पेश आई जिस वजह, और ना कोई और उसने फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ किए, तो फिर उसको कितना देना पड़ेगा 10%, अदरवाइज़ यानी वो 5% देगा। अच्छा, ये साल में होता है या कब होता है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो स्टूडेंट, जो अशर की अमाउंट होती है वो हर फसल पे देनी पड़ती है। अगर कोई बंदा साल में 2 फसलें उगाता है तो उसे 2 दफ़ा देना पड़ेगा, और अगर कोई एक बार उगाता है तो वो एक बार देना पड़ेगा, यानी वो जितनी साल में एक या 2 बार आमतौर पर फसल उगाई जाती हैं तो वो देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो ज़कात की एक चीज़ है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। तो ज़कात में देखें हमारे पास अमाउंट ऑफ, अगर ज़कात निकालना हो तो आप क्या फार्मूला लगाते हैं, अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 1/2% ऑफ टोटल। हमने जस्ट सपोज कर ली कि एक बंदे के पास 6 लाख रुपए हैं जिस पर उसको ज़कात बन रही है। तो अब देखें 2 2 ज़र 4 और 1 5/2 मल्टीप्लाई बाय जहाँ परसेंटेज का साइन होता है वहाँ 1/100 लगा देते हैं। तो इसलिए आप क्या करें, ये वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दें, फिर 2 3 ज़र 6 कैंसिल, ये ऊपर 3 ज़ीरो ऊपर चले जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3000 तो हमारे पास 15,000, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, 6 लाख पर 15,000 ज़कात देनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आपको बता दिया जाता है कि अमाउंट ऑफ ज़कात, यानी जो ज़कात की रकम, अमाउंट ऑफ ज़कात पेड, कि एक बंदे ने 15,000 रुपये ज़कात दे दी, यानी 15,000 जो है उस बंदे ने ज़कात दी है। बताएं कि जो टोटल वेल्थ है, यानी टोटल
जो वेल्थ है या टोटल अमाउंट जो है वो फाइंड करके बताएं, ठीक है। टोटल फाइंड तो फिर आप कैसे करेंगे, तो आप लेट कर लेंगे कि जो टोटल वेल्थ है, मैंने डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया TW, टोटल वेल्थ जो है वो X है। तो अगेन हम वही फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट ऑफ ज़कात का, अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 1/2% ऑफ टोटल, ठीक हो गई। तो देखें अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी है, 15,000 है। जैसे फ़र्ज़ किया कि यही वाली वैल्यू हम यूज़ कर लेते हैं, 15,000 टोटल ज़कात है, 2 2 4 और 1 5/2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कीजिएगा 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और टोटल जो है टोटल वेल्थ को हमने क्या कहा हुआ है, X कहा हुआ है, तो उधर X लिख देंगे। तो ये देखें 15,000 इसी तरह हो गया, और ये क्या हो जाएगा 5 1 5, 2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा जी X आ जाएगा। अब यही वैल्यू जब इस तरफ जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यही वैल्यू इधर आके जी उलट जाएगी, यानी 200 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और इधर आ जाएगा जी X। तो देखें जी 5 4 क्या हो गया जी 20 हो गया, और 0 ऊपर चला गया, तो हमारे पास कितना आ गया जी 1 5 1 2 3 0 इसके साथ हैं, 4 और 1 इसके साथ X। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो 60 होता है, 1 2 3 और ये 4 0 और 7 लगा दें, तो अगेन देखिएगा कि हमारे पास कितना होता है, ये अगेन 6 लाख रुपए, यानी 600,000 हमारे पास वही आ गया जो टोटल वेल्थ हमने हमारे पास शुरू में थी। तो देखिए दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो इस अंदाज से पूछा जा सकता है, फिर यानी आपको टोटल अमाउंट दे दी जाए और ज़कात पूछे, या अमाउंट ऑफ ज़कात दे दे और टोटल वेल्थ पूछे, तो ये इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा एक दो कुछ चीज़ें और हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी में। इसके अलावा जी आपसे सर्विस चार्जेस होते हैं। देखिए सर्विस चार्जेस आप मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। सर्विस चार्जेस देखें स्टूडेंट क्या होते हैं कि जो अमाउंट जो है जैसे फ़र्ज़ किया 10% है, तो जैसे आपने एक होटल पे खाना खाया, तो जब होटल में खाना खाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ रकम देनी पड़ती है एज अ सर्विस चार्जेस, वो आपसे चार्ज करते हैं। जैसे डिलीवरी चार्जेस होते हैं, वो बंदा आपको देने आता है घर में, वो आपसे चार्ज करते हैं। तो जैसे सर्विस चार्जेस से मुराद है कि एक बंदा घर में बैठा है और सॉरी होटल में आप गए हैं, होटल में आपने खाना खाया, उन्होंने आपको एक क्या दिया जी, वेटर दिया, उसने जो जो चीज़ें आपने डिमांड की वो उसने आपको टेबल पर पहुंचाई, वो बंदा वहाँ पर रिजर्व हो गया आपके लिए। तो इसलिए फिर क्योंकि उसने आपको सर्विस प्रोवाइड की है होटल वाले ने, इसलिए आपसे सर्विस चार्जेस लेगा। दूसरी सूरत यह है कि अगर आप घर पे एक खाना पैक करा के घर ले आते हैं, तो फिर वो ये वाले चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पर बैठ के उनकी कोई सर्विस ली ही नहीं है। तो सर्विस चार्जेस ये होती हैं। अच्छा सर्विस चार्जेस हो गया, इसके साथ GST इस में डिस्कस हुआ, GST भी होगा। तो चैप्टर 1 में स्टूडेंट बस इतनी सी बात जो है डिस्कस हुई है, तो वो जो है बता दिया। तो इसी तरह आपने कंसेप्ट पर फोकस करना है और किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना।